हेलो नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जी असम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने मध्यकालीन भारत की जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे आपको पता ही है कि हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी शासन को पढ़ रहे हैं, खिलजी वंश को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी के 3 सुधारों के बारे में हम पढ़ा था। कौन कौन से सुधार थे? शासन का केंद्रीयकरण, न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था। तो मैंने बताया था कि उसके कुल 5 सुधार थे प्रमुख, जिसमें से 3 हम इससे पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम इसके बचे हुए 2 और सुधार इसके कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ इसका मूल्यांकन कर लेंगे। ऐसा होने से अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो 3 शासक और हैं उनको इससे अगली क्लास में करके हमारा खिलजी वंश यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं, जो है आज हमारा ये पहले लिखा हुआ है हर बार की तरह अलाउद्दीन खिलजी। ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, ठीक है, जिन सुधारों में हम 3 सुधारों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो है इसके 3 सुधार हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आज हमारा जो सुधार होगा वो होगा चौथा और 5वां। 3 में एक बार और मैं रिपीट कर दूं तो जो इसके 3 सुधार हैं वो है शासन का केंद्रीकरण और न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था, ठीक है। इन तीनों में जो सुधार किया था वो हम इससे पिछली क्लास में देख चुके हैं। जिसने वो क्लास नहीं देखी है वो एक बार ये क्लास देख ले। तो आज हमारा चौथा है वो है आर्थिक सुधार। क्या है हमारा चौथा? आर्थिक सुधार। तो आज हम बात करेंगे इसके आर्थिक सुधारों के बारे में। इसके आर्थिक सुधारों में भी 4 सुधार हुए थे, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आर्थिक सुधार। इनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के तहत करते हुए चलेंगे। पहले में था इसका जो वो था आर्थिक सुधार के अंतर्गत बात हो रही है, ठीक है। आर्थिक सुधार में पहला टॉपिक है व्यक्तिगत संपत्ति एवं जागीरों की जब्ती, एवं जागीरों की जब्ती, जागीरों की जब्ती। देखो इसने आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या किया? सबसे पहला काम व्यक्तिगत संपत्ति एवं जागीरों की जब्ती। इसको कैसे समझते हैं? इसका ही मानना था, मैंने इससे पहले आपको बताया था ना कि शासन के केंद्रीकरण में भी इसके समय में 4 विद्रोह हुए थे, ठीक है। पता है आपको 9 मुसलमानों का, ठीक है, हाजी मौला का, ठीक है, 9 मुसलमानों का, हाजी मौला का, ठीक है, और अकत खान का और मंगू खान का, ये 4 विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह के बाद एक समिति बनी थी, उन समिति के आधार पर 4 फैसले लिए थे उस समिति की रिपोर्ट पे। उसमें एक ये था कि अमीरों की आपसी दावत और उनके मेल मिलाप पे रोक लगेगी, जिससे वो और समृद्ध ना हो सके। इसी से मिलता जुलता है व्यक्तिगत संपत्ति जागीरों की जब्ती। देखो अलाउद्दीन का मानना यह था लोगों के पास अधिक धन होगा, यानी कि वो ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, तो उससे लोगों में विद्रोह की भावना भड़कती है, विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। मान लो आज आप नॉर्मल हो, आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, कोई भी पोजीशन नहीं है, तो आप शांत रहोगे। ये एक ह्यूमन नेचर होती है इंसान की, कि जैसे जैसे उसके पास पैसा आता है, पैसे के साथ खुद ही पावर भी आ जाती है। जब पैसा और पावर आता है तो वो क्या करता है, उसमें अहंकार में आने लगता है और अपने से बड़ा किसी को समझता नहीं है। तो इसका मानना था कि अगर लोगों के पास धन इकट्ठा ज़्यादा होगा तो वो सुल्तान से डरना बंद कर देंगे और उनमें विद्रोह की भावना पैदा होगी। उनको लगेगा कि हमारे पास धन है, पावर है, तो हम सुल्तान के आगे क्यों झुके, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो इसी में इसने क्या किया, व्यक्तिगत संपत्ति जागीरों की जब्ती की। तो ये चाहता था कि लोग धनवान ही ना बने, सिर्फ लोगों के पास इतना धन या संपत्ति हो जिससे वो अपना जीवन आराम से जी ले। कि अगर लोगों के पास ज़्यादा धन संपत्ति होगी तो वो विद्रोह करेंगे। इसलिए इसने क्या किया कि जो इसे लगा कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा धन संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी, और जागीर मैंने बताया था वही किसी को, संपत्ति में तो धन दौलत सोना चांदी सब आता है, और जागीर में आती है जमीन, ठीक है। तो उनकी जब्ती कराई गई। इसमें कैसे, इसको ऐसे समझो, उस टाइम पे 2 तरह की जागीर होती थी। एक तो होती थी मिल्क और एक होती थी वक्फ, ठीक है। मिल्क वो होती थी जो राज्य द्वारा किसी को राज्य द्वारा संपत्ति दे दी जाती थी, राज्य द्वारा दी गई संपत्ति के लोग भाई आपके राज्य की तरफ से दी जा रही है, इस पर आराम से तुम, मतलब जो राजा का पीरियड होता था या कोई अच्छा काम कर देता था उसे दे दी जाती थी। राज्य द्वारा दी गई संपत्ति या इसके अलावा इनाम में दी गई या दक्षिणा में दी गई। इनाम, ये दान लिख लेता हूँ, दान दक्षिणा की बात होती है। मतलब कि मिल्क उस संपत्तियों को कहते थे जो राज्य द्वारा दी गई संपत्ति होती थी, वो इनाम में भी दी जा सकती थी या दान में भी। लो भाई तुम दान दे दी, तुम्हें संपत्ति या किसी ने अच्छा काम किया उसे इनाम में दे दी।
तो इसे लगा कि ये फालतू में लोगों के पास इकट्ठी होती जा रही है संपत्ति, जिससे वो धनवान होते जा रहे हैं। तो उन्होंने इसकी क्या कर दी, जब्ती, मतलब जब्त कर ली, इनसे वापस ले ली। ठीक है, क्लियर। इस तरह की संपत्ति को क्या बोलते थे, मिल्क। दूसरी किस तरह की होती थी, वक्फ। वक्फ वो संपत्ति होती थी जो धर्म के कार्य के लिए दी जाती थी, धर्म के कार्य के लिए दी जाती थी, अब धर्म के कार्य के लिए दी जा रही है तो किसे दी जाती होगी, उलेमाओं को या धर्मशास्त्रियों को। मतलब जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो उन्हें भूमि दे दी जाती थी कि आप धर्म का काम कर रहे हो, इस्लाम धर्म का, तो इसलिए आपका भी आपके पास भी अपना गुजारा चलाने के लिए कुछ संपत्ति होनी चाहिए। तो इस ऐसी संपत्ति को क्या कहते थे, जो धर्म के काम में लगाने वाले व्यक्तियों को दी जाती थी, वक्फ। तो इसने क्या किया, मिल्क और वक्फ जैसी संपत्ति से लोगों से जब्त कर ली, जिससे लोग, क्योंकि यही लोग क्या थे, इनके पास अंधाधुन तरीके, जैसे आप देखो मंदिरों में अंधाधुन दान जाता है, पुजारियों के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है, इसी प्रकार इनके पास ये संपत्ति इकट्ठी हो रखी थी कि धर्म में सिर्फ राजा ही नहीं देता था, लोग भी दे देते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति है कुछ दान भी दे दी, जैसे दान और दक्षिणा चलती है ना। तो ये राज्य के द्वारा दिया हुआ दान था, ये होता था धर्म के लिए दिया। ये जो राज्य के लिए दिया हुआ दान होता था वो किसी को भी दिया जा सकता था, कि जैसे किसी ने अच्छा काम किया राजा खुश होकर दे देता था। ये धर्म के लिए, इसमें राजा भी दे सकता था और नॉर्मल लोग हैं जो वो भी दे देते थे कि भाई धर्म के नाम पे हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास संपत्ति बहुत इकट्ठी हो गई थी और ये बहुत धनवान बन गए थे, तो इन्होंने इन संपत्तियों की जब्ती कर ली। ठीक है, जब्त करने से क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, एक खालिसा भूमि में वृद्धि हुई, खालिसा भूमि में वृद्धि हुई। देखो ये सब आर्थिक सुधार ही तो है, जमीन जायदाद, जमीन से पैसा आता है, खालिसा भूमि में वृद्धि। अब क्वेश्चन आते हैं, खालिसा भूमि क्या होती है। खालिसा भूमि वो होती है जिस पर सुल्तान का डायरेक्ट नियंत्रण होता है, जो सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल वाली होती है, सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि को क्या बोलते हैं, खालिसा भूमि। मतलब जिस पर डायरेक्ट सुल्तान का कंट्रोल होता है, इससे जो भी उपज होगी, जो भी पैसा आमदनी मिलेगी, वो डायरेक्ट सुल्तान के पास जाती थी, सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि। क्योंकि जो ये जब्त की गई भूमि है किसके पास गई, डायरेक्ट सुल्तान के नाम, सुल्तान के पास होने वाली भूमि को ही क्या कहा जाता था, खालिसा भूमि। ये चीज समझ में आ गई, व्यक्तिगत जागीर और संपत्ति की जब्ती की। इसमें इसी ने क्या काम किया, जो स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले सरदार थे, जो मतलब इनके जो धनवान हो चुके थे, जिन्हें लगता था कि हम पावरफुल हो चुके हैं, उनका इसने दमन किया कि कल को वो क्या बोलते हैं उसको, विद्रोह कर ही ना पाए। ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व वाले सरदारों का दमन किया। ठीक है, इसको भी इसी में लिख लो, दमन किया। ठीक है, अब रिजल्ट क्या निकल के आएगा, जब ये सारी संपत्ति वगैरह इसने ले ली, राज्य की भूमि में हुआ विस्तार। अब लोगों से छीन के राज्य के नाम होगी ना भूमि, तो उसमें विस्तार तो होगा ही, लोगों से छीन के वापस राज्य के पास आ रही है। राज्य की भूमि में क्या होता है, विस्तार, जिससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, राजस्व में वृद्धि होती है। राजस्व मतलब रिवेन्यू, टैक्स में वृद्धि होती है, राजस्व में वृद्धि होती है, उधर राज्य की आमदनी में वृद्धि होती है। ये रिजल्ट निकल के आता है कि इसके आर्थिक सुधार के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति एवं जागीरों में जब्ती। आई होप पहला ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि हमारा किसके अंतर्गत आता है, जो कि हमारा आता है आर्थिक सुधार के अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक सुधार में क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति में जागीरों की जब्ती। इसमें हमने क्या पढ़ा, मिल्क और वक्फ संपत्ति जो थी लोगों के पास, उसकी जब्ती कर ली गई, स्वतंत्र अस्तित्व वाले सरदारों का दमन किया, जिससे रिजल्ट क्या निकल गया, राज्य की भूमि में विस्तार हुआ, राजस्व में वृद्धि हुई। यहाँ पे क्लियर है। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में किया गया, करों में कर दी वृद्धि, करो यानी कि टैक्सेस में वृद्धि। भाई कर बढ़ा दिए, टैक्स है ना, जो टैक्सों की मतलब रेट बढ़ा दी, कि परसेंटेज बढ़ा दिया टैक्स का। टैक्स में वृद्धि व कठोरता से वसूली, यानी कि एक साइड तो टैक्स में टैक्स की जो परसेंटेज है वो तो बढ़ाई दी, कि टैक्स की दर बढ़ा के साथ का जो वसूलने का प्रोसेस है ना वो भी कठोर कर दिया। वह कठोरता से
वसूली। अब इसको देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका। देखो भाई, मतलब जो नॉर्मल टैक्स चल रहा था तब, एक तो टैक्स का दायरा बढ़ा दिया। मान लो एक टैक्स ऐसे है 100 रुपये पे 10 रुपये टैक्स ले रहा है, 10 से बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, ज़्यादा आमदनी हुई किसे, सुल्तान को। दूसरा क्या काम करा, उस टैक्स को वसूलने में भी कठोरता करी कि अगर लोग देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उनसे ज़बरदस्ती कर वसूला जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। टैक्स में वृद्धि ये हो ही चुका है। इस टाइम पे क्या होता था, हिंदू और मुसलमानों से अलग अलग तरह का टैक्स लिया जाता था। इसने क्या किया, हिंदुओं से 50% कर वसूला। 50% समझ रहे, मतलब अगर आपने 100 रुपये कमाए तो 50 आप दे दोगे राजा को, आधे आपने राजा को दे दिए, वसूला। और मुसलमानों से 25% कर वसूला, मतलब मुसलमानों से 25%। यही तो इनका तरीका था इस्लाम धर्म को फैलाने का, कि आप इस्लाम धर्म कबूल करोगे, देखो आपको सिर्फ 25% ही टैक्स देना पड़ेगा। मतलब हिंदू अपनी 100 रुपये में से 50 रुपये देंगे, और मुसलमान होगा तो 100 में से अपनी कमाई में से 25 रुपये राजा को दे देंगे। ये दर देखो कितनी ज़्यादा है, आधी कमाई हमने दे दी, और इनके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है। 1/4 एक तरह से हमने 1/4 हिस्सा अपना कमाई का किन को दे दिया, राजा को दे दिया। इस समय हिंदुओं से 4, यही है देखो, ये हिंदू है ना, इनसे 4 प्रकार के कर लिए जाते थे, 4 प्रकार के। जो ये 50% टोटल है ना, इन टैक्स में भी 4 प्रकार के कर होते थे। 4 प्रकार के, मतलब अलग अलग तरह से लिए जाते हैं ना, जैसे 4 प्रकार के टैक्स थे हिंदुओं से लिए जाने वाले। अब एक एक करके हम उन टैक्स को देखते हैं, कौन कौन से वो टैक्स थे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर। पहला कर था इनका जजिया कर, ठीक है। जजिया कर, देखो मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं जजिया कर के बारे में एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा। जब हमारी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगी, मुगल शासन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बना दूंगा उसमें वीडियो, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जजिया कर क्या होता है। एक तो इन्होंने जजिया कर लागू किया था, दूसरा था घरी कर। घरी कर का मतलब होता था गृह कर, मतलब जैसे होम टैक्स होता है ना, घर का टैक्स, जो शहर में रहते हैं लोग वो देते हैं नगर निगम को टैक्स, ठीक है। तीसरा होता था चरी कर। चरी कर का मतलब था जो दुधारू पशु है ना, देखो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे अब हम खेत में से हरा घास लेके आते हैं, उस टाइम क्या है कि गाय है ना, गाय भैंस बकरी जो भी दूध देने वाले पशु हैं वो चरने जाते थे। मतलब चारागाह होता था, बहुत बड़ा मैदान जिस पे घास उगी होती थी, और वो मैदान राज्य का होता था, तो उस पर पशुओं को चराने के बदले में टैक्स दिया जाता था, उसे बोलते थे चरी कर। जो था दुधारू, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जिससे आपको याद भी रहे, याद करने में आसानी हो जाए। दुधारू पशुओं को चराने पे लगता था, क्योंकि वो जो जहाँ पे चरा रहे हैं वो तो सरकार की ज़मीन होती थी ना, वो आप अपने अपने पर्सनल खेत में तो चरा नहीं रहे हो, ठीक है। चौथा और अंतिम कर होता था जकात। क्या होता था, नहीं जकात नहीं, खराज कर। ये होता था खराज कर। ये लगता था भूमि पे, मतलब आपके पास जितने खेत है ना, खेती है जिस पे आप खेती कर रहे हो, उस पे लगने वाले टैक्स को बोलते थे भूमि कर, को खराज कर, ठीक है। ये 4 वसूले जाते थे किनसे, हिंदुओं से। और मुसलमानों से एक अलग टैक्स वसूला जाता था, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। मुसलमानों से एक जकात कर वसूला जाता था, जकात कर वसूला जाता था। अब देखना यह है कि जकात कर क्या होता है। ये जो जकात कर है एक धार्मिक कर होता था, जो मुसलमानों से वसूला जाता था धर्म की वृद्धि के लिए। अब तो धार्मिक कर है वो तो मुसलमानों से ही वसूल लेंगे ना, हिंदुओं से थोड़े ना। ये एक धार्मिक कर होता था। तो अभी तक हमने कितने टाइप के टैक्स देखे, पहले तो हमने देखा कि टैक्स में वृद्धि करी। देखो 50% का मतलब हिंदुओं ने जितनी पूरी आमदनी हुई उसकी, उसका आधी कमाई किसे दे दी, राजा को। मुसलमानों ने भी 1/4 राजा को दे दी, इससे क्या हो, उसकी आमदनी बढ़ी। यही तो इसका आर्थिक सुधार है, आर्थिक स्थिति बढ़ा। इसने ये नहीं देखा कि पब्लिक के लिए क्या ठीक है, वो इसने अपनी आमदनी बढ़ाई। इसमें हिंदुओं से 4 प्रकार के कर होते थे। क्वेश्चन आ जाएगा कि
तीन कर दे देगा इनमें से, एक कर किसी और का दे देगा। पूछ लेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया था, या इनमें से कोई सा एक कर आ जाएगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हिंदुओं पर लागू किया गया कर कौन सा है। पहला क्या है, जजिया कर। दूसरा क्या है, घरी कर, जिसे गृह कर कहा जाता है, होम टैक्स, ठीक है, हाउस टैक्स। चरी कर, दुधारू पशुओं को चराने पे लगने वाला। खराज कर होता था भूमि कर, मतलब जो हमारी खेती की भूमि है जिस पे हम खेती करते हैं उस पे लगने वाला टैक्स। मुसलमानों से एक जकात कर लगता था जिसे कहते हैं धार्मिक कर। इन्हें याद करने का तरीका, जब आप 4 से 5 बार इनको पढ़ लोगे ये आपके खुद ही याद हो जाएगा, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं पड़ेगी। पहली बार में थोड़े कठिन लगते हैं, क्लियर। इसके अलावा एक और टैक्स होता था जिसे बोला जाता है खुम्मस। मैंने इससे पहले बताया था ना, खुम्मस का लूट, खुम्मस की लूट के चक्कर में विद्रोह कर दिया था नव मुसलमानों ने। ये होता था खुम्मस। खुम्मस क्या होता था, जब ये युद्ध करते थे, युद्ध करके जिस एरिया को जीत लेते थे उसे लूटते थे, फिर ये लूट होती थी, उसे खुम्मस कहा जाता था। अब रूल क्या था, शायद मैंने इससे पिछली वीडियो में ऐसे समझाया था कि 1/4 जैसे, तो आज मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि कितना होता था। उस दिन मैंने सिर्फ पढ़ाने के समझाने के पर्पज से बताया था। लूट मतलब लूट एक तरह से मान लो, पहले तो समझ लो कि खुम्मस है क्या। खुम्मस ये होता था जैसे इन्होंने किसी राज्य पे हमला किया, उस राज्य को हरा दिया और फिर उस राज्य के शहरों को लूटते थे, क्योंकि अब तो वहाँ के ये सब कुछ हो गए हैं, लूट मचाई करते थे। जो लूट में जो पैसा, सोना, चांदी जो भी मिलता था उसे नाम दिया गया तो खुम्मस। अब लूटता कौन था, राजा थोड़े ना सारे को लूटता फिरेगा। राजा के सैनिक जो भी युद्ध में भाग लेते थे वो लूटते थे। अब ये इसको बोला जाता था, इसी का नाम क्या था, खुम्मस। अब इसका रूल क्या था खुम्मस का, असलियत में तो ये होता था शरीयत के हिसाब से। शरीयत आपको पता है, इसमें नियम और कायदे लिखे हुए हैं किनके, मुसलमानों के। शरीयत के अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार क्या था, जैसे अगर इसके 5 भाग करूं मैं लूट के, इसमें से 1/5 भाग तो लेता था सुल्तान राजा, और 4/5 भाग रहता था सैनिकों के पास, सैनिक लेते थे। ये तो है शरीयत के अनुसार, कि शरीयत ने बताया कि ये अगर आप ऐसे करोगे, लूट में से 1/5 भाग तो सुल्तान रखेगा अपने पास और 4/5 भाग सैनिक रखेंगे, ये जायज है करना, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे समझ लो। अब मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ शरीयत के अनुसार। मान लो आपको 100 रुपये खुम्मस में मिले हैं, 100 को 5 भागों में बांट लो तो 20 रुपये आते हैं इससे में। 20 × 5 करोगे तो क्या हो गया, 100। तो 20 रुपये के 5 भागों में बांट दिया हमने 100 रुपये को। इसमें से 20 रुपये तो ले लेगा सुल्तान, सिर्फ 20 रुपये, क्योंकि ज़्यादा काम तो सैनिकों ने किया है ना, सैनिकों ने अपनी जान उस पर लगाई है। जो बचे हैं 80 रुपये वो सैनिक आपस में बांट लेंगे, ये सैनिकों के पास रहेगा, सैनिकों के पास। ये था शरीयत के अनुसार। पर इसने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, 4/5 भाग तो अपने पास रखता है सुल्तान के पास, सुल्तान के पास, और 1/5 भाग किसके पास जाता है, सैनिकों के पास। सैनिकों का मतलब बहुत कम हिस्सा मिल रहा है सैनिकों के पास, जिससे इसकी आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब 80 रुपये सुल्तान के पास जा रहे हैं 20 रुपये की जगह, इसका उल्टा हो गया है। अब ये 80 सुल्तान के पास जा रहे हैं और ये 20 रुपये सैनिक के पास आ रहे हैं। समझ गए किस तरह से इसने बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन आपका ये आएगा कि खुम्मस का कितना भाग सुल्तान के पास जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। 4/5 भाग जाता था सुल्तान के पास, 1/5 भाग जाता था सैनिकों के पास, जबकि शरीयत के अनुसार 1/5 जाना चाहिए था सुल्तान के पास। क्लियर, आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया कि दूसरा भी। और हाँ, फिर आया कठोरता से वसूली। इसको ऐसे समझ लो, इसने वसूली करने के लिए, भाई बढ़ा तो दिया, अब लोग मना करेंगे कि इतना नहीं हम दे पाने के, तो इसने सेना रख रखी थी अलग से। सेना के एक पार्ट का काम ही क्या था, वसूली करना ही था, कि वो सिर्फ मतलब सेना है बहुत बड़ी, किसी को अलग काम दे रखा है, एक पार्ट बना रखा था कि वो एक टुकड़ी वो क्या करेगी, वो कर ही वसूल लेगी, और जो कोई कर देने में मना करेगा उससे कठोरता से उसे दंड दिया जाएगा, ज़बरदस्ती लिया जाएगा। तो ये काम इसने कर रखा था ताकि कोई लोग कर देने में आनाकानी ना करे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अब इसका हम देख लेते हैं तीसरा पार्ट, कि इसने तीसरे पार्ट में क्या किया, इसी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत तीसरे पार्ट में क्या काम किया गया। ठीक है,
इसके तीसरे पार्ट में होता है, पहले मैं लिख देता हूँ, समझा दूंगा तब आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ ये मुझे नहीं लग रहा शायद एकदम से समझ आए आपके। हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों को छीन लिया। विशेषाधिकार समाप्त करे, समाप्त करे। देखो जब तक इसको समझा नहीं पाऊंगा तब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है, ठीक है। इसमें लिखा है हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त करे। गांवों में 3 तरह के आदमी होते थे, मतलब 3 तरह के अधिकारी होते थे गांवों में, वो जो हिंदू ही थे। क्या थे वे? हिंदू पदाधिकारी, जिन्हें कहा जाता था मुकद्दम, खुद और चौधरी। मुकद्दम, खुद और चौधरी। चौधरी तो आपने नाम सुना भी होगा, हमारे गांव में, मतलब गांवों में बोला जाता ना एक जाति विशेष को, भाई ये चौधरी साहब हैं ऐसे। तो मुझे नहीं पता आज वाले चौधरी का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जो उस टाइम था। ये 3 थे, 1 2 3, मुकद्दम, खुद, चौधरी। खुद चौधरी, मान लो कोई गांव है, किसी गांव में मुकद्दम होता था, किसी गांव में खुद होता था, किसी गांव में चौधरी। ये इलाकों के हिसाब से था। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में चौधरी भी होता है ना गांव में, चौधरी कि भाई चौधरी साहब हैं, ऐसे कि कहीं पे मुकद्दम होते थे, कहीं पे खुद, कहीं पे चौधरी। तो ये गांव में मान लो एक गांव है, एक गांव में 100 लोगों का परिवार है, उस परिवार का एक भाई खेती कर रहे हैं सब के सब, ठीक है। तो एक चौधरी होता था, चौधरी से समझ लो। तो वो क्या करता था, हिंदू था वो, ठीक है। वो उन 100 के 100 लोगों से, उन्होंने खेती की, टैक्स लेता था। टैक्स वही जो सुल्तान ने बोल रखा है कि भाई इतना टैक्स देना है। तो वो सारा का सारा टैक्स लोगों से लेने का काम कौन करता था? पहले चौधरी करता था। मान लो मुकद्दम, खुद या चौधरी कोई भी, वो गांव गया, मतलब गांव में 100 के 100 घर में गया अपने गांव में, उसने सबसे एक एक करके टैक्स लिया। हर महीने लिया जाता था या हर साल, जो भी सुल्तान बोलता था, टैक्स लिया। उस टैक्स को इकट्ठा किया 100 घर से, जितना भी जिसके पास जितनी भी खेती थी उस हिसाब से सारे टैक्स को, पैसे को इकट्ठा कर लिया। फिर क्या करता था, वो सुल्तान को देता था जाके। और इस काम के बदले से दो फायदे होते थे भाई। वैसे फ्री में तो काम नहीं करेगा वो, सुल्तान के पास भी लेके भिजवाएगा और इकट्ठा भी करेगा गांव में से। कोई नहीं देगा तो उसे दंड भी देना है, उससे कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल कर रहा है? वो आदमी। फ्री में तो करेगा नहीं। तो ये क्या करता था, जैसे जो सारा टैक्स इकट्ठा हुआ ना, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता था कि भाई मैंने इतना काम किया है, मैं घर घर में गया हूँ, मैंने ये भी देखा है कि कोई ज़्यादा खेती बो रहा है, कम टैक्स तो नहीं दे रहा है, जितनी जिसने खेती की है उसके हिसाब से टैक्स पूरा मिल रहा है, जो नहीं दे रहा है उसे भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। क्योंकि राजा को मतलब नहीं है कि किसी ने टैक्स दिया नहीं दिया। राजा ने तो बोल दिया आपके गांव में 100 परिवार है, 100 लोग खेती कर रहे हैं, तो मुझे 100 का टैक्स चाहिएगा, इतना जितनी उनके पास खेती। उसे मतलब नहीं किसी ने दिया या नहीं दिया। ये सारी टेंशन किसकी थी? चौधरी की। तो इतना काम करने के बदले चौधरी क्या करते थे, ये कुछ % उसमें से, उस टैक्स में से अपने पास रखते थे कि भाई हमने इतनी मेहनत की, हमें भी तो कुछ चाहिए। इसके अलावा पहला तो काम तो ये कि उसी में से कुछ % लेते थे। इसके अलावा जो इनकी खुद की जो खेती होती थी, खुद की ज़मीन होती थी, उसका टैक्स नहीं देते थे। मतलब जो टैक्स इकट्ठा किया उसका तो कुछ % इन्होंने लिया ही लिया, बाकी अपना भी टैक्स इन्होंने फ्री करवा रखा था कि भाई हम तो दूसरों से वसूलते हैं, हम इतना तो हमें विशेषाधिकार होने चाहिए। यही तो है विशेषाधिकार, कि इतना तो हमें विशेषाधिकार मिलने चाहिए कि हम सुल्तान का इतना काम करते हैं, एक तो हमारा टैक्स माफ़ हो जाए, भाई कम से कम हमारा टैक्स माफ़ कर दो और जो हम ये काम कर रहे हैं इसमें से थोड़ा बहुत हमें मिले। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि यार ये सब हो रहा है, कि डबल फ़ायदा हो रहा है इन्हें, तो ये क्या करता है, इनसे टैक्स वसूलना बंद करवा देता है कि भाई हम नहीं तुमसे वसूलवाएंगे। यहाँ पे अपने ही मुसलमान अधिकारियों को नियुक्त करता है। अभी तक ये काम हिंदू कर रहे थे ना, तो मुसलमान अधिकारियों को लगाता है यहाँ पे, मुसलमान कर्मचारियों को, कि तुम वसूल लो गाँवों में जाके टैक्स। कर्मचारियों को लगाता है इनकी जगह, ठीक है, कि तुम वसूल लो। और उसके बदले भाई अब जब ये टैक्स नहीं वसूल लेंगे तो इन्हें टैक्स का हिस्सा भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब जो ये खुद जो विशेषाधिकार इन्हें इसलिए मिला हुआ था क्योंकि ये टैक्स वसूलने में सहायता करते थे, किसकी? सुल्तान की। तब इन्हें अपनी ज़मीन पे भी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इनके दोनों आय के स्रोत खत्म, एक तो जो टैक्स में से हिस्सा मिलता था वो भी, और इनका खुद का भी जो टैक्स माफ़ हो जाता था वो भी गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी खराब होगी, क्योंकि हिंदू थे, इसके टारगेट पे थे,
आर्थिक किसके, अलाउद्दीन खिलजी के टारगेट पे थे कि इन हिंदुओं को इतना फ़ायदा क्यों हो रहा है, आर्थिक स्थिति नीची हो मतलब ख़राब हो गई, मतलब डाउन चली गई इनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि जब आय के स्रोत ही खत्म हो जाएंगे आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही, इनकी आर्थिक स्थिति हो जाती है खराब। क्लियर, ये काम इसने की, यही तो इनके विशेषाधिकार थे, समाप्त हो गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक इनका चौथा काम था जो इसने किया था, इसने भूमि की माप कराई थी। भूमि की माप मतलब भूमि को नपवाना होता है ना, भूमि की माप कराई थी। ठीक है, इसमें सिर्फ ये याद रखो मतलब भूमि की पैमाइश करवाई कि कितनी भूमि है, पहले जान लो कि क्यों कराई। इसने इसलिए कराई, समझने का खेल है सारा, कि अभी अनुमान से लगाते थे कि हमारे पास इतनी जमीन है, इतना हमें उससे टैक्स मिलता है। भूमि की माप करा के एक्चुअल डाटा इन्हें मिल गया, वास्तविक डाटा, कि वास्तव में हमारी कितनी ज़मीन पे खेती हो रही है, जिससे इन्हें पता चले कि हमें टैक्स कितना मिलना चाहिए। कि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे पास कितनी ज़मीन है, हमारे पास कितना टैक्स आना चाहिए, तो चीज़ें सही नहीं रहेगी। कि पहले हमें ज़मीन का पता चल जाए, फिर उसके हिसाब से हमें टैक्स मिलेगा। जो इसने ज़मीन की माप कराई थी, इसे मसाहत पद्धति कहते हैं। मसाहत पद्धति से इसने माप कराई थी, मसाहत पद्धति से। क्वेश्चन ये आएगा कि मसाहत पद्धति किसके द्वारा लागू की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये चीज़ याद रखनी है इसमें। एक इसके बाद है, इसके बाद इसने जो ये पूरी टैक्स वगैरह का सारा सिस्टम करवाया, ज़मीन की माप करवाई, इसके लिए ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति करी। क्योंकि भाई अगर अधिकारी ईमानदार नहीं होंगे तो वो भ्रष्टाचार कर देंगे, वास्तविक पैसा इनके पास जा नहीं पाएगा। ठीक है, ये सब काम करने के लिए, भूमि की माप वगैरह करने के लिए इसने एक विभाग बनाया, जिस विभाग का नाम है दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज इसका नाम है। क्वेश्चन दो बनते हैं यहाँ से। एक तो भूमि की माप किसने कराई, अलाउद्दीन खिलजी ने। जिस पद्धति से कराई उसे क्या कहते हैं, मसाहत पद्धति। और इस पद्धति को लागू करने के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसे दीवान मुस्तखराज कहा जाता है। तो यहाँ से बनते हैं दो क्वेश्चन। क्लियर, यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट आर्थिक सुधार। इसके बाद आता है हमारा बाजार नियंत्रण की नीति। तो हम जाते हैं अपने अगले टॉपिक बाजार नियंत्रण की नीति पर। तो अगला टॉपिक है हमारा बाजार नियंत्रण की नीति। इस बाजार नियंत्रण की नीति के ही कारण जो इसने बाजार नियंत्रण की नीति अप्लाई की थी, इतिहासकार है लेनपुल। लेनपुल आपने नाम सुन चुके हैं बहुत बार, मैं पहले बता चुका हूं। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा था। अर्थशास्त्री वो होता है जो आर्थिक स्थितियों वगैरह को देखता है। ठीक है, राजनीतिक अर्थशास्त्री मतलब अर्थशास्त्र का ज्ञाता, इसे राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा था। क्वेश्चन बन सकता है राजनीतिक अर्थशास्त्री किसे कहा जाता है मध्यकाल में, किस शासक को राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसमें भी 4 काम हुए थे, जिसमें हमारा पहला है वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण। देखो इसने क्या किया, आपको पता है मार्केट में कोई चीज़ आती है, सपोज कोई चीज़ मार्केट में है, अगर मार्केट में किसी चीज़ की मांग ज़्यादा है, मांग क्या है, ज़्यादा है, जैसे आप ले लो सेब है, ठीक है, सेब एक फल होता है, सेब की मांग अगर मार्केट में ज़्यादा है तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, इसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी। इतना पता है आपको। अगर इसकी मांग कम होगी, मांग कम होगी तो इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। भाई कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो आदमी अपनी मर्जी से बेचता है उसे बढ़ा के, अब कोई पूछ ही नहीं रहा उस चीज़ को, वो अपने आप ही सस्ती हो जाती है। तो ये खेल होता है। इससे क्या होता है कि चीज़ें महंगी, और अब जब हम आगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझाऊंगा मांग और पूर्ति का नियम। तो अभी तो यही समझ लो कि बाजार में कोई चीज़ अगर किसी की डिमांड ज़्यादा है तो महंगी हो जाती है, उसकी डिमांड कम है तो वो सस्ती रहेगी। तो इस हिसाब से क्या होता था, खाने पीने की चीज़ों के प्राइस आपको पता है आजकल भी बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। कि कभी आपने देखा प्याज 100 रुपये किलो से ऊपर चली गई, कभी टमाटर 150 रुपये किलो चले गए। तो ये सब होता रहता है। इससे क्या होता है, आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है, आपको पता है। तो इसने इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए एक चीज़ किया कि वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण कर दिया। मतलब अब मांग और पूर्ति के हिसाब से प्राइस बढ़ ही ना पाए। इसने क्या किया, जो डेली यूज की चीज़ है ना, रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं भाई, जैसे रोटी वगैरह खाने की चीज़ है, रोटी दाल सब्जी, जो भी ज़रूरी चीज़ है जिनके बिना आदमी का जीवन संभव नहीं है। भाई ऐसा है, काजू कतली काजू बादाम पिस्ता बिना खाए भी आप जिंदा रह लोगे, ठीक है, फल फ्रूट खाए बिना भी जिंदा है, पर रोटी दाल सब्जी ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है रोज़मर्रा की
खाने की वस्तुएं है ना जो, उनका रेट फिक्स कर दिया। खाने की वस्तुओं का मूल्य फिक्स कर दिया। फिक्स इतनी तो इंग्लिश चली जाएगी ना, मूल्य फिक्स कर दिया कि अब ना तो रेट बढ़ेगा ना रेट घटेगा। इससे मतलब इसने चीजों को, रोजमर्रा की इन्हीं खाने की वस्तुओं को इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया कि एक नॉर्मल सैनिक है ना, एक नॉर्मल कर्मचारी है, वो भी अपनी तनख्वाह से अपना गुजारा कर सके। इससे पता था अगर मेरे सैनिक खुश रहेंगे, सैनिकों को जितनी सैलरी मिल रही है उससे अगर उनका परिवार चलता रहे तो आराम से मेरे साथ ईमानदारी से लगे रहेंगे, और सैनिक है तो उसका साम्राज्य बना रहेगा। अब ऐसे ही ले लो, एक आम आदमी है, पहले इसको लिख लेते हैं। एक सैनिक अपने वेतन से गुजारा कर सके। मान लो आपको जितने भी सैलरी मिल रही है उससे आपके घर की जरूरतें ही नहीं पूरी हो रही है, आपके अपने शौक तो एक साइड गए हैं, तो उनके तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले आपके घर की जो बेसिक जरूरत है, खाना पीना कपड़ा, वही नहीं मिल पा रहा है तो फिर क्या फायदा, आप खुश थोड़े ना रहोगे। तो इसलिए इनने खाने पीने की चीजें इतनी सस्ती कर दी, एक आम आदमी, एक नॉर्मल सैनिक भी, एक आम आदमी भी जो कमा रहा है उसका आराम से गुजारा चल जाए, जिससे क्या होगा, लोग अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, गुजारा कर सके। इसने क्या किया, एक प्राइस लिस्ट बना दी। प्राइस लिस्ट तो समझते होंगे, रेट लिस्ट, प्राइस लिस्ट, या फिर एक रेट लिस्ट तैयार कर दी सामान की, कि भाई कह दिया कि जैसे अनाज है 10 रुपये किलो मिलेगा, एक बात कह रहा हूँ, है फल फ्रूट है इतने, चावल इतने रुपए किलो मिलेगा, एक रेट लिस्ट बना दी और ये घोषणा कर दी कि जो इस रेट लिस्ट के अलावा महंगा सामान बेचेगा उस पर कार्रवाई होगी। जो इस रेट लिस्ट में सामान है, किसकी कितनी कीमत है, चाहे मैं कोई भी महीना चल रहा हो, मतलब जीवन भर उसी रेट पे सामान मिलेंगे, ठीक है। उससे मतलब नहीं है कि वो अब चक्कर ही नहीं रहेगा कि अब टमाटर 100 रुपये किलो हो गया, 50 रुपये किलो। मान लो इसने टमाटर का रेट 20 रुपये किलो फिक्स कर दिया तो 20 रुपये किलो ही रहेगा। तो इससे क्या हुआ, आम आदमी जो गरीब लोग थे उनको अपना जीवन चलाने में आसानी हुई। क्लियर, यहाँ पे टॉपिक हो जाता है क्लियर। दूसरा इसने काम किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने किया बाजार व्यवस्था को सही किया। इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण में ही बाजार व्यवस्था लागू करी। देखो बाजार नियंत्रण का था, वस्तु कहाँ मिलती है, बाजार में, बाजार व्यवस्था इसने लागू की। इसके दौरान इसने क्या किया, सामान खरीदने बेचने के लिए बहुत सारे बाजारों की स्थापना करी। भाई बाजार में तो सामान मिलेगा, जिसमें 3 बाजार प्रमुख थे, 3 बाजार प्रमुख थे। उन बाजारों के बारे में देखते हैं। पहला बाजार था खाने पीने की चीजों का, जिसे बोलते हैं खाद्यान्न बाजार, मतलब जिसमें गेहूं चावल दाल वगैरह ये चीजें मिलेंगी, खाद्यान्न बाजार। दूसरा था विनिर्मित वस्तुओं का बाजार, मतलब जो बनी बनाई वस्तुएं, जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा वगैरह, ठीक है, विनिर्मित वस्तुओं का बाजार, वस्तुओं का बाजार, जो रेडीमेड चीज, जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है। अब खाद्यान्न तो मतलब खाने पीने की चीजें, कपड़ा वगैरह और भी जो भी चीज हो सकती है, कपड़े से ही थोड़ा सा हिंट से समझ जाना। तीसरा था उस टाइम दास यानी कि गुलाम खरीदे जाते थे ना, दास व मवेशी, मवेशी मतलब घोड़े भैंस बकरी गाय, दूध देने वाले पशु जितने भी हैं, पशु कोई बोलते हैं मवेशी, मवेशियों का बाजार। भाई ये भी तो कहीं पे खरीदे ही जाएंगे, मवेशियों का बाजार। ये 3 तरह के इसके बाजार में है। इन बाजारों की इसने स्थापना करवाई। क्लियर, यहाँ पे चीजें क्लियर होती है। अब हमें ये याद रखना है, ये जो खाद्यान्न बाजार है इसको क्या कहा जाता था, जिसपे खाने पीने की चीजें मिलती थी। खाने पीने की नहीं, मुझे मोमोज पेटीज या पिज्जा मिलेगा, अनाज दाल चावल चने जो बनाते हैं, जिसको घर पे बनाते हैं, इसको बोला जाता था गल्ला मंडी। इस बाजार का नाम था गल्ला मंडी। अब ये नहीं बोलते थे हम तो खाद्यान्न बाजार में जा रहे हैं, जब हम गल्ला मंडी में जा रहे हैं, जैसे मंडी सब्जी की होती है ना, हम गल्ला मंडी में जा रहे हैं। तो ये जो विनिर्मित वस्तु थी, जहाँ कपड़ा वगैरह ये सारी चीजें मिलती थी, इसको बोला जाता था उस टाइम पे सराय अदल। क्या बोला जाता था, सराय अदल। क्वेश्चन ही आ जाएगा कि खाद्यान्न बाजार का नाम क्या था जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू हुआ था, उसका नाम था गल्ला मंडी। यह विनिर्मित वस्तुओं के बाजार का क्या नाम था, सराय अदल। क्लियर,
ये 3 तरह के बाजार थे। अगर कोई क्वेश्चन आएगा कितने तरह के बाजार थे, 3 तरह के बाजार हैं। यहाँ पे क्लियर होगी चीजें। अब बस तुम्हें ये याद रखना है, इन तीनों बाजारों में जो माल सप्लाई होना था, दास हो, मवेशी हो, या जो भी सामान है, इनमें माल सप्लाई कोई तो करता ही होगा, अपने आप थोड़ी ना आ जाएगा। माल सप्लाई जो करते थे उनका नाम था मुल्तानी व्यापारी। मुल्तान के थे वे मुल्तानी व्यापारी। क्या करते थे? माल सप्लाई करते थे। क्लियर। इसके अलावा इसने ऐसे समझ लो उसको, हर मोहल्ले में अनाज की मंडी लगवा रखी है, मतलब अनाज की दुकान, मंडी की वो लगवा रखी है भाई, आपको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, अनाज वगैरह मिलता रहेगा। कहाँ पे? मंडी में, अपने मोहल्ले में ही। वहाँ पे क्या होता था, सिर्फ मुसलमान व्यापारी ही अनाज बेच सकते थे लोगों को, हिंदू नहीं, मुसलमान। और उनके पास भी लाइसेंस बना होता था। ये बेसिक सी चीज़ है कि लाइसेंस भी मिलता था किसानों से। शहर में अनाज बेचने के लिए सिर्फ यही लाइसेंस वाले व्यापारी खरीद सकते थे। मतलब किसान डायरेक्ट इन लोगों को बेच सकता, वो तो आज भी बेचता है, जैसे आज भी मंडी में बेचता है ना किसान, तो ये भी व्यापारी होते थे, उनके पास लाइसेंस होता। मतलब उस टाइम पे उसने इतने एडवांस चीजें लेकर आ गई थी। जैसे आज है, आज किसान अपना गेहूं चावल कहाँ पे बेचता है? मंडी में। मंडी में कौन बैठे रहते हैं? वो व्यापारी बैठे रहते हैं। उनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होता है जो सरकार की तरफ से दिया हुआ होता है। इसी तरह इसने भी क्या किया था, जो जहाँ पे खाद्यान्न बाजार में मुसलमान तो होंगे ही, वो तो इतना तो समझ ही लो, ठीक है, क्योंकि राज ही का था सारा। तो मुसलमान व्यापारियों को स्पेशल लाइसेंस दिए हुए थे। लाइसेंस के आधार पर ही जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा वो किसानों से डायरेक्ट नहीं खरीद सकता था गेहूँ। ऐसे नहीं कि कोई भी खरीद लेगा, पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, मतलब इन्हें इतने अच्छे तरीके से 3 तरह के बाजार बनाए। मतलब कब खाने पीने की चीज़ों का अलग बाजार, ये नहीं कि एक जगह घिचपिच हो रही है। बनी बनाई चीज़ जैसे कपड़ा, ये कुछ भी हो सकते हैं, जूते, जो भी चीज़ें हैं, जैसे आजकल के हिसाब से ले लो, कपड़ा, जूते, बेल्ट, जो भी हमारे शौक की चीज़ें होती हैं उनके लिए अलग बाजार। दास मवेशी, जैसे भाई पशु वगैरह पशुपालन होता था, उनके लिए अलग बाजार। ठीक है। इनमें भी कि भैया आदमी किसान बेचेगा तो एक अलग लाइसेंस व्यापारी को ही बेचेगा। ये सारी वस्तुओं का मूल्य भी कंट्रोल किया। ये सारी चीज़ें इसने इतनी अच्छी चीज़ें की लोगों के लिए, इसलिए लेन पुल ने इसको राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है। यहाँ तक क्लियर होगी बाजार व्यवस्था। ठीक है। तीसरा आता है इसका, इसने क्या किया, भंडार, मतलब भंडार को पहले लिख लेते हैं, इसको फिर ही समझ लेते हैं। ये तो हो गया ना, ये हो गया आपको। इसने बनाया राजकीय भंडारण व्यवस्था। राजकीय भंडारण व्यवस्था की, भंडारण व्यवस्था, इसको ऐसे समझ लो, एक लाइन में लिखूंगा, सरकारी गोदाम। आज की भाषा में जैसे होता है ना, सरकारी गोदाम, सरकारी गोदाम बनवाए, सरकारी गोदाम बनवाए। समझना कैसे है, देखो इसको पता था कि मैं अगर प्राइस कम कर दूंगा चीज़ों के, स्टेबल कर दिया भाई, फिक्स कर दिया, उससे तो चीज़ें हमेशा सस्ती नहीं रहेंगी। भाई मान लो आज गेहूं मार्केट में अच्छा खासा है, आप सस्ता बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक टाइम ऐसा होगा जब गेहूं की फसल का टाइम नहीं होगा, उस टाइम गेहूं महंगा हो जाता है। सर्दियों में जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, तो उस टाइम भी वो रेट फिक्स रहे, उसके लिए क्या किया जाए, उसे ये समझदार था, इसलिए तो इसको राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा गया। इसने सोचा कि मैं गोदाम बनवाऊंगा, जिस टाइम फसल उठी गोदामों में सेफ रहेगी फसल। जब लगेगा ना कि उस फसल की कमी आई या कभी कल को अकाल पड़ जाता है, फसल अच्छी हुई नहीं, बारिश हुई नहीं, तो उस टाइम पे ही सरकारी गोदामों में रखा हुआ माल ही काम आएगा, एक तरह से सेफ। जैसे आजकल भी सरकार के FCI होता है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके गोदाम होते हैं, उसमें सेफ रहता है। ठीक है। जैसे आजकल ये सरकारी गल्ले की दुकान है ना, देखा होगा आपने, गवर्नमेंट फ्री में अनाज देती है, वो कार्ड मिलता है, उस पर मिलता है। ठीक है। तो वो कहाँ से आता है, सरकार किसानों से खरीदती है और अपने गोदामों में फिक्स रखती है, सेफ रखती है। इसी तरह से इसने जैसे आज होता है काम, उस टाइम पे लागू कर दिया था, सरकारी गोदाम बनवाए, जिसमें क्या था, अपने आप ही समझ जाओ, गोदाम में क्या था, अनाज, अनाज लिख रहा हूँ, अनाज से समझना, अनाज, दाल आदि, आदि का भंडारण होता था, आदि का भंडारण होता था। भंडारण का मतलब पता ही है आपको, स्टोर। एक चीज और थी, यहाँ से सिर्फ ये सब सिर्फ आपातकालीन स्थिति में निकाला जाता था, कि ऐसे नहीं कि भाई हम कभी भी निकाल लेंगे इन गोदाम से। आपातकालीन स्थिति में, मान लो मार्केट में होगा, इन्हें अकाल पड़ गया, तभी ये इमरजेंसी के लिए बनाए हुए थे। इतना सोच समझ के चलता था, इसलिए इसको राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा गया है। आपातकालीन स्थितियों में ही अनाज निकाला जाता था, अनाज या जो भी उसके अंदर है वो तभी निकाला जाता था जब जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा निकाला जाता था।
देखो इतनी सारी चीजें इसलिए कहा जाता है मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह के कितने सारे सुधार, 5 के 5 सुधार कितने इंपॉर्टेंट है, ये मेन हेडिंग ही इनमें देख लो। आपातकालीन अनाज मिलता है। एक चीज और कही जाती है कि अकाल के समय में, जैसे आज के टाइम से लिंक करना, पहले लिख देता हूं मैं, अकाल के समय में प्रत्येक घर को आधा मन अनाज दिया जाता था। मेरे को मन नहीं पता कितना किलो होता है एक मन में, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना। आधा मन अनाज दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। मतलब कि अकाल के समय में प्रत्येक घर को आधा मन अनाज ये प्रोवाइड कराता था। अकाल का मतलब पता ही है जब खाने पीने की चीजें नहीं होती हैं। तो ऐसे समझ, जैसे आजकल भी सरकार ने स्कीम चला रखी है ना, वो कार्ड पे फ्री राशन मिल रहा है गरीबों को, तो उस टाइम पे मिलता था। ये देख लो आज 2024 चल रहा है, ठीक है, 24 में वीडियो बन रही है, इस टाइम पे चल रही है व्यवस्था। इसने किस टाइम पे लागू कर दी थी? अपने शासनकाल में 1296 से 1316 के बीच में, कि अकाल के समय में आधा मन अनाज दिया जाता था। मुझे एक्यूरेट नहीं पता है कि भाई एक मन में कितना केजी होता है, मान लो 2 किलो भी मिलता होगा एक दिन में, या 1 किलो भी मिलता होगा, ऐसे समझ लो। तो प्रत्येक आदमी को मिलता था, वो क्या फ्री मिलता था बिल्कुल। ये जो था फ्री था कि भाई अकाल पड़ा हुआ है ताकि आप अपने घर का गुजारा कर लो, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ये सारी इसकी बाजार नियंत्रण की नीतियों में शामिल था। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट टॉपिक बचता है बाजार नियंत्रण में ही जो है बाजार के कर्मचारी। अब भाई जब इतना सारा काम किया है, इसमें कुछ कर्मचारी भी तो लगाए होंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है बाजार के कर्मचारियों के नाम, कि कौन से कर्मचारी को क्या कहा जाता था। बाजार के कर्मचारी, ठीक है, क्या है कि बाजार के कर्मचारी। अब देखते हैं हम बाजार के कर्मचारी। तो ये मैंने लिख दिए पहले ही, जो इसके बाजार के अधिकारी थे ना, इनको हम ऐसे समझेंगे। देखो इसने जो बाजार नियंत्रण की इतनी इंपॉर्टेंट नीति लगाई, गोदाम बनवाए, मूल्य नियंत्रण किया, बाजार व्यवस्था, इसे सफल बनाने के लिए ईमानदार और काम करने वाले अधिकारियों की जरूरत थी। अगर काम करने वाले अधिकारी नहीं होंगे, इसने लागू तो करवा दिया, कैसे पता चलेगा कि लोगों को फिक्स उसी रेट पे सामान मिल रहा है? कैसे पता चलेगा कि ये 3-4 बाजार है, इनमें सही से काम हो रहा है? कैसे पता चलेगा कि जो भंडार है, भंडार में सही तरह से काम हो रहा है नहीं हो रहा? और अकाल में प्रत्येक घर को आधा मन अनाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए अनुभवी, योग्य और ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति करना जो बहुत जरूरी था। नहीं तो अगर भ्रष्टाचारी होंगे तो फिर वही काम हो जाएगा कि पॉलिसी तो लागू कर दी पर वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाई। इसमें सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था बाजार का, उसे बोलते थे सदरे रियासत। ये क्या था? सबसे बड़ा अधिकारी। ये था सबसे बड़ा अधिकारी किसका? बाजार का। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी था, इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं था। सब इसके ऑर्डर फॉलो करते थे। ये ऑर्डर फॉलो करता था सुल्तान का। इसके अंडर में 3 अधिकारी होते थे, ये लिखे हैं 3, एक एक करके पढ़ते हैं। सहना, बरीद और मुनियान। जो सहना है ये होता था मंडी का अधिकारी, मतलब मंडी का निरीक्षक, मंडी का निरीक्षक मतलब इसका काम होता था मंडी में ही चेक करना, जो रेट फिक्स किया है, जो रेट लिस्ट बनाई है, उसी के हिसाब से प्राइस मिल रहा है, मतलब लोगों को सामान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और कोई नाप तोल में गड़बड़ तो नहीं कर रहा है कि किसी ने बोला 1 किलो की जगह कम सामान दे दिया, ये सब तो नहीं कर रहा, अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा है। ये सारा करने का काम था इस मंडी निरीक्षक का। क्वेश्चन ये आता है इस पे सबसे पहले किसकी नियुक्ति की गई थी? इस पे मलिक कबूल की नियुक्ति की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इस पे मलिक कबूल की नियुक्ति थी। ये होता था मंडी का निरीक्षक। बरीद था, ये गुप्तचर था, गुप्तचर का अधिकारी, गुप्तचर अधिकारी। गुप्तचर आपको पता ही है, जासूसी से बोलते हैं गुप्तचर। ये चुपचाप जाके भेष बदल के चेक करता था कि काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, लोगों को उसी प्राइस पे जो भी पॉलिसी लगी है वो अप्लाई है नहीं। कभी ये चुपचाप, ये गुप्तचर अधिकारी था। इसके अंडर में काम करते थे मुनियान, मतलब ये मुनियानों को बोलता था। मुनियान उन्हें बोलते थे जो इसके कर्मचारी थे। गुप्तचर कर्मचारी, कर्मचारी कौन से? गुप्तचर कर्मचारी, मतलब ये तो जासूसों का अधिकारी सबसे बड़ा हो गया। ये ऑर्डर देता था अपने कर्मचारियों को, उन्हें बोला जाता था मुनियान। तो ये भेष बदल के जाते थे, कभी क्या बन के चले गए? ग्राहक बन के चले गए और सामान ले लिया। इन्होंने देखा कि 20 रुपये किलो होना चाहिए, टमाटर 20 रुपये किलो होना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई 30 रुपये दे रहा है तो भेष बदल के जाएंगे, अरे आप 20 रुपये किलो क्यों दे रहे हो, 30 रुपये किलो क्यों दे रहे हो? हमारे सुल्तान ने तो 20 रुपये किया है,
मान लो कोई वो वाला अनकानी कर रहा है कि सुल्तान को कहने दो, सुल्तान के कहने से क्या होता है, मैं तो 30 रुपये दूंगा, लेने हो ले, नहीं तो नहीं, ऐसे करके ग्राहक बन के जाते थे छापा मारने। तो ये सारे काम गुप्तचर अधिकारी बोलता था इन्हें करने के लिए, ये मुनियान करते थे। वो गुप्तचर अधिकारी कौन? बरीद, मुनियान, जिससे पता चलता रहे कि सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है। भाई मंडी का निरीक्षक अपना जाएगा, बोलेगा कि मुझे वो दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, अपना दिखाओ, उसके सामने तो कोई गड़बड़ करेगा नहीं, लाइसेंस दिखा देंगे। ये जाते थे चुपचाप चोरी छिपे छापा मारने के लिए। अब पता चलता था इसने गड़बड़ किया है, एकदम से निरीक्षक को बुलाते थे और वहीं पे उसको दंड दिलवाया जाता था। तो इन तीनों को कौन था इन सबके ऊपर? सदर रियासत, जो कि सबसे बड़ा अधिकारी था। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसकी आज हमारी बाजार नियंत्रण की नीति इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन, क्योंकि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी कंप्लीट हो जाता है। 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है, नॉर्मल मृत्यु हो जाती है 1316 में। इसके बाद हम फिर आगे करेंगे इसके उत्तराधिकारियों की बात। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक रह गया मूल्यांकन का, वो देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन। हमें करना है अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन। मूल्यांकन से पहले एक चीज बता दूं मैं, इसके मूल्यांकन को ही लेके इतिहासकारों में मतभेद है। मतलब कुछ इतिहासकार तो इसके शासनकाल को बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छा शासन था, जबकि इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसका शासन बेकार था, ये बहुत क्रूर था, अत्याचारी था। मतलब आपने देखा है कि कैसी कैसी पॉलिसी लाई, 50% कर बढ़ा दिया इसने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो नहीं करनी चाहिए थी इसे, जबकि कुछ अच्छी भी की। अच्छी चीज़ों के लिए इतिहासकारों ने कहा इसका शासन बहुत अच्छा था, जबकि कुछ एक ग्रुप ऐसा था इसने कहा कि इसका शासन सही नहीं था, इसने ज़बरदस्ती दक्षिण पे भी अभियान किए, उत्तर भारत के सारे, मतलब एक तरह से पूरे भारत को जीतने की कोशिश की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी इसे। तो इस हिसाब से बटा हुआ है। फिर भी एक इतिहासकार है एल्फिंस्टन, उनके हिसाब से देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इसका शासन गौरवपूर्ण था। भाई गौरवपूर्ण तो था, ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण तक भी इसने विजय प्राप्त की, उत्तर भारत तो सारा जीत ही लिया था। उत्तर भारत में प्रत्यक्ष शासन रखा, दिमाग से खेला, दक्षिण में अप्रत्यक्ष शासन रखा। समझ रहे हो? अनेक मूर्खतापूर्ण और क्रूर नियमों के बावजूद, मतलब बहुत सारे नियम तो इसके मूर्खतापूर्ण थे और क्रूर थे। मूर्खतापूर्ण कैसे? जैसे हिंदुओं से 50% कर लेना, जो कि सही नहीं बैठता है। अभी आदमी आधा तो तुम्हें दे देगा, फिर कमाई रखेगा क्या? आधे में आधी कमाई तो फ्री में तुम्हारे पास चली गई। ठीक है, इस तरह के नियम, हिंदुओं के विशेष अधिकारों का छीन लिया जाना, और कुछ नियम इसके क्रूर थे। क्रूर नियम का तो जैसे न्याय व्यवस्था बिल्कुल क्रूर थी, अंग भंग कर देता था, इस शक होने के दायरे पे अंग भंग कर देता था। ठीक है, जो इसके खिलाफ जाता था उसको नहीं छोड़ता था, ये सबका इसने दमन किया। अमीरों का आपसी दावत वगैरह बंद करवा दी, वो सब हम पढ़ चुके हैं, क्रूर नियम। वही चीज इसने मिक्स मतलब मूल्यांकन दिया, जैसे कुछ ने इसका अच्छा बताया था, कुछ ने बेकार ना, तो इसने मिक्स मूल्यांकन दिया, इसलिए इसका मूल्यांकन ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कि अनेक मूर्खतापूर्ण और क्रूर नियमों के बाद भी, मतलब ऐसे नियम इसने लागू किए, फिर भी वह सफल शासक था। क्योंकि हम इससे आगे अगर पढ़ेंगे ना, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने बहुत सारे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए पर वो सफल नहीं हो पाए, वो सारे असफल हुए। ये ऐसे निर्णय लेने के बाद भी सफल शासक था, इसलिए इसका शासन गौरवपूर्ण है। इसने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया। देखो एक मूर्खतापूर्ण में वो भी था कि पूरा सिकंदर रुखसानी की उपाधि दिल्ली की पूरी दुनिया को जीतने का इसने प्लान बनाया। ये इसके मूर्खतापूर्ण निर्णयों में से कुछ थे और क्रूर भी थे, उसके बाद भी ये सफल शासक रहा क्योंकि इसकी पॉलिसी कुछ अच्छी भी थी, इसलिए इसका शासन गौरवपूर्ण भी था। जो हमने अभी पढ़ा है क्या, बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो इसने अपनी शक्ति को उचित प्रयोग किया और अपने शासन को अच्छे से चलाया। तो यहाँ पे हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी हमारा कंप्लीट 1316 तक की बात। इसके बाद हम अगले 4 और शासक हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह, 3 शासक, सॉरी 2 ही हो चुके हैं, 3 और, पूरे 5 शासक हो जाएंगे। इससे अगले में इसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ते हुए खिलजी वंश हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।